आज हम लोग अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इसमें नंबर 1 में प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, नंबर 2 में वैधानिक अधिकार सिद्धांत, नंबर 3 में ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत, 4 में उपयोगिता अधिकार सिद्धांत, 5 में आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं या उसके समर्थक हैं या उसके जो विचारक हैं वे हैं हाफलाक, रूसो, जिनका प्रमुख कथन है कि जब समाज नहीं था उस समय भी मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मुख्य थे। इनके जो विचार हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो यह 3 प्रमुख हाफलाक, रूसो, ये 3 जो प्रमुख विचारक हैं ये प्राकृतिक अधिकार संदर्भित सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। जिनके कथन में क्या है, जब समाज नहीं था, इसका अभिप्राय क्या है? जब समाज नहीं था, समाज के पहले, हाँ, इस समाज के पहले, अर्थात जब समाज की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लोग तो थे, एक समूह था, परंतु एक समाज के रूप में वह नहीं था। समाज का प्रयास में मर्यादाएं समाहित हो जाती हैं, परिस्थितियों के अनुरूप फैसला लेने की स्थिति बन जाती है। इसके पहले अर्थात इंसान के जन्म लेने के उपरांत और समाज के निर्माण के पूर्व वह जो स्थिति थी, उस समय भी इंसान के अपने प्राकृतिक अधिकार थे। क्या थे? प्राकृतिक अधिकार थे। प्राकृतिक अधिकार में 3 प्रमुख चीज़ें हैं, जिसमें नंबर 1 जीवन। क्या है? जीवन। प्राकृतिक अधिकार में जो हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में दिया गया है, अनुच्छेद 21, आर्टिकल नंबर 21, धारा 21 या अनुच्छेद 21, जिसमें जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार, उसको हम किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं कर सकते थे या स्थगित नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति प्राकृतिक अधिकार में भी है। जब इंसान जिंदा रहेगा तभी कुछ करेगा, अर्थात जिंदा रहने का जो उसका अधिकार है, जीवन का जो अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, वह सदैव बना रहता है। उसके बाद स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्र होता है, वह यह कतई नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई अनावश्यक शासन करे, अनावश्यक शासन करे। वह स्वतंत्र चाहता है, पराधीन वह नहीं चाहता। ठीक है ना? इंसान स्वप्न में भी अपने को पराधीन अगर समझता है तो अपने को अच्छा नहीं मानता, उसे खराब लगता है। स्वप्न में भी पराधीन, सपने सुख नाही। स्वप्न में भी कोई अपने को पराधीन समझता है तो उसको सुख की अनुभूति नहीं होती। इस प्रकार से यह इंसान का स्वभाव है कि जिंदा रहने का अधिकार उसका है, और दूसरा स्वतंत्रता, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। और धीरे धीरे जब थोड़ा सा और विकास हुआ तो संपत्ति की भी बात आई। यह 3 प्रमुख चीज़ें लाक के शब्दों में, लाक का जो विचार है उसको आप नोट कर लीजिए। हमें लगता है उसमें आपने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मुख्य थे, यह नोट करना था आपको। आगे आप देखिए लाक के शब्दों में, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि संपूर्ण मानव जाति को सिखाती है, संपूर्ण मानव जाति को सिखाती है कि चूँकि सब समान और स्वतंत्र हैं, क्योंकि सब समान और स्वतंत्र हैं, अतः किसी को भी किसी दूसरे के जीवन किसी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य
जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति के संबंध में, स्वतंत्रता और संपत्ति के संबंध में हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। संपत्ति के संबंध में हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके पहले भी तीनों विचारकों ने 3 बातें कही, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। लाक भी उसी से लगी हुई बात कहता है, जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति जैसे खुद को यह चाहता है कि वह स्वतंत्र है और यह भी सोचता है, समझता है कि हम सभी के समान हैं, उसी तरीके से अन्य लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति के संबंध में सतर्क करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने की प्रवृत्ति उसके भीतर नहीं होनी चाहिए। यह रहा। नंबर 2 में आपने नोट किया होगा वैधानिक अधिकार सिद्धांत, यही है ना, वैधानिक अधिकार सिद्धांत। इसमें आप प्रोफेसर हॉकिंग के विचार नोट कर लीजिए। प्रोफेसर हॉकिंग राज्य के बगैर अथवा उसके विरोध में, राज्य के बगैर अथवा उसके विरोध में, उसके विरोध में अधिकार रखना यह कहने के समान है कि राज्य के बगैर अथवा उसके विरोध में अधिकार रखना यह कहने के समान है कि व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है ना। आगे 3 प्रमुख विचारक हैं, उनका नाम नोट कर लीजिए जो वैधानिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं। 3 प्रमुख विचारक, वेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड। वैधानिक अधिकार सिद्धांत। अब हॉकिंग ने जो कहा उसमें कुछ प्रमुख जो बातें हैं वह क्या हैं? राज्य के बगैर, किसके बगैर? राज्य के बगैर अथवा उसके विरोध में अधिकार रखना यह कहने के समान है कि व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं। दोनों विरोधाभासी चीज़ें हैं। हम राज्य मानते हैं तब तो हम अपने अधिकार की बात करेंगे, जब हम राज्य मानेंगे ही नहीं तो फिर हमारा अधिकार कहाँ? हमारा अधिकार है? नहीं है। राज्य किस बात का प्रतीक है? हमारा अधिकार। राज्य इस बात का प्रतीक है कि राज्य द्वारा जो दिया गया आदेश है वह लागू होगा, क्रियान्वित होगा। जो आदेश लागू न हो, जो क्रियान्वित न हो, वह आदेश नहीं, वह आदेश संप्रभु नहीं है। वह आदेश संप्रभु नहीं है। ऐसा आदेश जिसे हम क्रियान्वित कर सकें वही संप्रभु है, और ऐसा आदेश जिसको हम क्रियान्वित नहीं कर सकते वह संप्रभु नहीं है। और जब हम राज्य की बात करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य के बगैर ही हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं, तो हमें व्यक्तिगत अधिकार भी हमारे पास नहीं है। किससे पूरा कराएंगे? जब हम राज्य को मान ही नहीं रहे हैं तो हम अपने अधिकार की पूर्ति कराएंगे किससे? अधिकार की पूर्ति किससे होगी? राज्य से होगी, जो संप्रभु होगी, जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास पावर होगा, जिसके पास ताकत होगी। केवल आदेश से काम नहीं चलता। दिया जाने वाला आदेश और उस आदेश का क्रियान्वयन,
ये दोनों चीज़ें काउंट करती हैं, तभी जाके संप्रभु होता है। ऐसा कोई आदेश जिसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता वह संप्रभु नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा आदेश जिसे क्रियान्वित किया जा सकता है वही संप्रभु है। राज्य तभी पूर्ण माना जाएगा। अगर राज्य है तो उसके द्वारा जो दिया गया आदेश है वह क्रियान्वित होगा, और आदेश दे दिया गया और क्रियान्वित नहीं हो रहा है, इसका अभिप्राय है कि जो राज्य का जो प्रमुख तत्व है, जो प्रमुख यह कह सकते हैं जो शरीर में प्राण है, उसी तरह से उसके पास संप्रभुता नहीं है। यह संदेह उत्पन्न होने लगेगा, यह शक पैदा हो जाएगा, या हम यह कह सकते हैं कि राज्य के पास जब संप्रभुता नहीं है तो राज्य के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। तो वैधानिक अधिकार सिद्धांत यही है, अर्थात जो हमारा संविधान है, जो हमारी विधि है, जो हमारे कानून हैं, जो हमारे नियम हैं, उनके अंतर्गत दिए गए जो अधिकार हैं उसकी पूर्ति, उसे लागू कराने का काम, उसे पूरा करने का काम राज्य करता है। और इन अधिकारों को हम क्या कह सकते हैं? वैधानिक अधिकार। क्या कहेंगे? वैधानिक अधिकार। इसके प्रमुख समर्थक हैं आपके वेंथम, ऑस्टिन और हॉलैंड। ठीक है ना? फिर हम आते हैं ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत के संदर्भ में। नंबर 3 यही है ना, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं? ऐतिहासिक में परंपरा, पॉइंट नोट कर लीजिए, परंपरा। जब हम ऐतिहासिक की बात करते हैं, ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत की, तो उसमें प्रमुख चीज़ें जुड़ती हैं परंपरा, और क्या जुड़ेगा? रीति रिवाज। ठीक है ना? फिर और क्या जुड़ेगा? प्रथा। ठीक है ना? ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत में यह प्रमुख चीज़ें हैं। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, ठीक है, यह एक समय पर आकर के वह अधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। किसका रूप धारण कर लेते हैं? अधिकार का। ठीक है ना? किस प्रकार से? जैसे एक उदाहरण हम ले लें कि मनुष्य का जो अंतिम संस्कार है, यह परंपरा है कि जो हिंदू समुदाय है वह उसे जलाता है, मुस्लिम संप्रदाय क्या करता है? दफनाता है। ठीक है, यह परंपरा है। और यह धीरे धीरे किस रूप में आ गया? आज यह आपके अधिकार के रूप में है। किस रूप में है? अधिकार के रूप में। क्यों? क्योंकि यह हमारी परंपरा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? मुस्लिम संप्रदाय की परंपरा है अंतिम संस्कार की जो क्रिया है उसमें दफनाना, और हिंदू जलाना। तो परंपरा है, दोनों परंपराएं अलग अलग, एक जैसी नहीं है। दोनों परंपराएं क्या हैं? अलग अलग। परंतु ऐतिहासिक अधिकार के तहत अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं, आज की तारीख में, आज के समय में क्या है? वो हमारा अधिकार। ठीक है ना? तो इसमें प्रमुख चीज़ हो गई आपकी परंपरा, और हो गया रीति रिवाज, और उसके अलावा प्रथा। ठीक है ना? यह अधिकार की गारंटी। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा, ऐसी परंपरा, ऐसे रीति रिवाज या प्रथा के बजाय कुप्रथा, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। समाज के हित में जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, या जिससे समाज को क्षति नहीं पहुंचती, वह हमारे अधिकार हो सकते हैं। परंतु ऐसी परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज या कुप्रथाएं जो समाज के हित में नहीं है, अर्थात समाज के विपरीत है, या यह कह सकते हैं कि समाज में रहने वालों का उससे अहित होता है, तो इसको अधिकार नहीं मिलेगा। इसको अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से
जो वाजिब परंपराएं हैं या रीति रिवाज है, जो प्रथाएं हैं, और धीरे धीरे अधिकार को धारण कर लेती हैं। इसके समर्थक हैं, नाम नोट कर लीजिए आप, बर्क, ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं बर्क, रिची सुमनर, रिची सुमनर। ठीक है ना? विचारक हैं, सब थिंकर हैं। जिसमें रिची का एक कथन है, उसको नोट कर लीजिए। बर्क, रिची सुमनर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है, ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत के। रिची का कथन है, उसको नोट कर लीजिए। जिन अधिकारों के बारे में लोग सोचते हैं, जिन अधिकारों के बारे में लोग सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने चाहिए, सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने ही चाहिए, वे उन्हें मिलने ही चाहिए, वे ऐसे ही अधिकार होते हैं, वे ऐसे ही अधिकार होते हैं जिनके वे अभ्यस्त होते हैं, जिनके वे अभ्यस्त होते हैं, अथवा अभ्यस्त होते हैं, अथवा जिनके बारे में यह परंपरा होती है, जिनके बारे में यह परंपरा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे। परंपरा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे, वे उन्हें कभी प्राप्त थे, चाहे वे सत्य हों, चाहे वे सत्य हों अथवा असत्य। ठीक है ना? हॉकिंग, उनका भी कथन है, उसको आप नोट कर सकते हैं। हॉकिंग, इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हॉकिंग, इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु उस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, परंतु उस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। यह आपका तीसरा ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत। ठीक है ना? अब हम आते हैं चौथे में, उपयोगिता अधिकार सिद्धांत। उपयोगिता अधिकार सिद्धांत प्रोफेसर लास्की, प्रोफेसर लास्की के शब्द, अधिकारों का औचित्य, अधिकारों का औचित्य उनकी उपयोगिता के आधार पर आंकना चाहिए। अधिकारों का औचित्य उनकी उपयोगिता के आधार पर आंकना चाहिए। ठीक है ना? अधिकारों का औचित्य उनकी उपयोगिता के आधार पर आंकना चाहिए। एंड वाइल्ड
एक और विचारक है एन वाइल्ड। यदि अधिकारों का निर्धारण समाज की स्वीकृति पर होता है, निर्धारण समाज की स्वीकृति पर होता है, तो व्यक्ति बिना किसी याचना के समाज की स्वेच्छाचारिता पर असहाय रूप से निर्भर हो जाता है। असहाय रूप से निर्भर हो जाता है। ठीक है ना। नंबर 5, आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत। आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत T.H. ग्रीन यह अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य के कार्य नैतिक दृष्टिकोण से पूर्ण हो। एन वाइल्ड का कथन नोट कर लीजिए। एक अधिकार एक बुद्धिशील दावा है। जो स्वतंत्रता से संबद्ध है। बुद्धिशील दावा है जो स्वतंत्रता से संबद्ध है, जिसका आभास विशेष प्रकार की क्रियाओं में होता है। विशेष प्रकार की क्रियाओं में होता है। हेम रोसी एक विचारक है, हेम रोसी। उन भौतिक परिस्थितियों की रक्षा करना वास्तव में बहुत आवश्यक है। उन भौतिक परिस्थितियों की रक्षा करना वास्तव में बहुत आवश्यक है जो मानव के व्यक्तित्व के विकास और पूर्णता के लिए नितांत आवश्यक है। ये विचारकों के विचार हो जिनको आपने नोट कर लिया।
ठीक है। और आप इसमें से देख लीजिए कि कौन सा शब्द ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, इसकी व्याख्या आप चाहते हैं। अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांत में जितने पॉइंट आपको नोट कराए गए, जितने विचारक नोट कराए गए, विचारकों के जो विचार नोट कराए गए, उसमें कोई शब्द आपको ऐसा प्रतीत होता है जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए तो आप बोल सकते हैं। नंबर 1 में प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, नंबर 2 में वैधानिक अधिकार सिद्धांत, नंबर 3 में है ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत, और 4 में उपयोगिता अधिकार सिद्धांत, 5वें में आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत। इसमें से भी जो भी शब्द आपको, कोई भी शब्द जिस पे आप चाहते हैं उसकी विस्तार से चर्चा हो तो आप बोल सकते हैं। कोई शब्द जो प्रमुख विचारक हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे प्राकृतिक अधिकार में हाब्स ला क्रूसो, स्वेच्छाचारिता, यह आचरण से शब्द जुड़ा हुआ है। स्वेच्छाचारिता मतलब जो हमारी इच्छा, ठीक है। इच्छाएं किस तरह की होती हैं? हम उचित और अनुचित, हम दूसरे के हितों का ख्याल रख करके अगर इच्छा रखते हैं तो यह इच्छा तो उचित है, और हम दूसरे की इच्छा भावनाओं को ध्यान में नहीं रख करके केवल खुद की इच्छा रखते हैं, स्वाभाविक है कि वह अनुचित होगी और संभव है कि वह अनियंत्रित भी हो। जैसे स्वच्छंदता की बात आती है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा गया बंधनों का अभाव नहीं है स्वतंत्रता, अर्थात जो उचित बंधन है, अनुचित बंधन नहीं, उचित बंधन। उसी तरह से स्वेच्छाचारिता है। स्वेच्छाचारिता का अभिप्राय है कि अनियंत्रित। स्वेच्छाचारी वही व्यक्ति है जो नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित, केवल खुद को देखता है, केवल खुद को ही समझता है। अर्थात ये आप ये कह सकते हो कि अपने के अलावा दूसरे के अस्तित्व को ही नहीं मानता है, वह अपने अनुरूप ही दूसरे से अपेक्षा करता है। वह जो अपेक्षा है प्रायः अस्वाभाविक है। कैसी अपेक्षा? अस्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं, मनमाना इच्छा, जो उचित इच्छा है उसके अनुकूल नहीं। स्वेच्छाचारिता मनमानापन और अनियंत्रित, अव्यवस्थित, यह प्रतीक है स्वेच्छाचारिता का। हम ऐसा आचरण करें जिसमें केवल हम अपने हितों का ख्याल करें, दूसरे के हितों की अनदेखी करें। इतना ही नहीं, समाज की जो मर्यादाएं हैं उसके विपरीत भी कार्य करें। समाज का भी कोई अर्थ नहीं स्वेच्छाचारी व्यक्ति के लिए, उसके अंदर कानून का भी भय नहीं। जैसे विधि संगत बात है तो व्यक्ति उसके अनुरूप काम करेगा। स्वेच्छाचारी व्यक्ति है तो वह चाहेगा, स्वेच्छाचारी व्यक्ति अनियंत्रित होता है, स्वेच्छाचारी व्यक्ति असंतुलित होता है, वह किसी प्रकार कोई बंधन नहीं बर्दाश्त करता।